विस्थापन होता है और विस्थापन के पश्चात प्रत्येक सरकार का एक मूल कर्तव्य होता है कि हम विस्थापन जो विस्थापित हुए लोग हैं उन्हें किस प्रकार से पुनर्वासित करें। तो झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति जो है सर्वप्रथम 2008 में आई थी। 2008 में विस्थापन और पुनर्वास नीति आई थी। इसका मूल उद्देश्य था कि उद्योगों की स्थापना के कारण न्यूनतम विस्थापन हो, पुनर्वास पैकेज को सुनिश्चित किया जा सके तथा इसका जो क्रियान्वयन है पुनर्वास पैकेज का या न्यूनतम विस्थापन का, इस कार्य को सुनिश्चित करवाया जाए। वहीं बंजर, अवक्रमित और असिंचित भूमि का ही अधिग्रहण करने की बात कही गई थी। यानी वैसा जगह जहां पर आपका कृषि न हो, आपका बंजर भूमि हो, पहाड़ी हो, उबड़ खाबड़ हो, या वैसा क्षेत्र जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो, जिसके कारण उस भूमि पर कृषि कर्म नहीं किया जाता हो, तो वैसे क्षेत्रों का ही अधिग्रहण करने की बात विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में कही गई थी। इसके प्रमुख प्रावधानों की यदि हम लोग बात करें तो प्रावधान में दिया गया है कि 100, याद रखिएगा 100 या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने पर, यदि 100 परिवार हैं और वो नहीं चाहते हैं कि उनका विस्थापन हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा उपायुक्त के स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त करेगी। तो ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 100 लोगों या इससे अधिक परिवारों का अनैच्छिक विस्थापन होने पर किसे पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो उपायुक्त के स्तर से अन्यून अधिकारी यानी उपायुक्त को जो है क्या करेगा, आपका पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वहीं पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से 30 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा। यह भी आपका महत्वपूर्ण है कि 2008 की पुनर्वास और विस्थापन नीति में पर्यावरण प्रभाव और सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन कितने दिनों के अंदर किया जाएगा, तो 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। और विस्थापन होने की संभावना पर 15 दिनों के अंदर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। यह भी ध्यान में रखिएगा कि कितने दिनों के अंदर विस्थापन क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, तो 15 दिनों के अंदर। वहीं प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण और गणना का आयोजन किया जाएगा। ये सभी के लिए होता है। और जो पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी योजना होगी उसके प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं और उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय सभा नहीं है वहां जन सुनवाई के माध्यम से इसका काम किया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजातियों के मामले में जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाएगा। और आपका अधिग्रहित भूमि का परियोजना के अतिरिक्त अन्य उपयोग नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा, जिस परियोजना के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई है उसका उसी के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नहीं कि हम खनन उद्योग के लिए लिए हैं और वहां पर होटल उद्योग का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। और जब भूमि का अधिग्रहण हो जाएगा तो उसके पश्चात आंशिक उपयोग जो है 5 वर्ष के अंदर कर लिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आज हम अधिग्रहण कर लिए और उसका उपयोग जो है 15 वर्ष के पश्चात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी जो आंशिक उपयोग है, प्लिंथ वगैरह, पिलर वगैरह जो है 5 वर्ष तक के अंदर आपको डाल देना होगा और पूर्ण उपयोग जो है उस भूमि का वह 15 वर्ष के अंदर तक कर लिया जाना आवश्यक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अधिग्रहण के पश्चात भूमि को का पूर्ण उपयोग कितने वर्ष के अंदर तक कर लिया जाएगा, तो 15 वर्ष के अंदर तक। अब यदि पुनर्स्थापन हो रहा है तो पुनर्वास लाभ क्या होगा, तो घर यदि किसी का जा रहा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डिसमिल और शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल भूमि का आवंटन किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति का घर इस आपका अधिग्रहण में जा रहा है। वहीं जो अर्जनकारी निकाय होगी यानी जो भूमि अर्जित कर रही है, अधिग्रहण कर रही है, उसके द्वारा आवासीय स्थल में
2 BHK का एक घर बनाया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में 100 स्क्वायर मीटर में घर बना करके उस पीड़ित व्यक्ति को, विस्थापित व्यक्ति को प्रदान करने की बात कही गई है। इसके पश्चात है कि वैसे परिवार जिसके पास वास भूमि नहीं हो, यानी वैसी भूमि जिस पर घर नहीं बनाया जा सकता है, वैसी भूमि नहीं हो तो प्रभावित क्षेत्र में गैर अनुसूचित क्षेत्र 15 वर्षों से तथा अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों से लगातार रह रहा है। यानी वैसा क्षेत्र जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र है और वह व्यक्ति 15 वर्षों से और अनुसूचित क्षेत्र में 30 वर्षों से लगातार रह रहा है, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उसे 55 स्क्वायर मीटर वाला एक घर उपलब्ध कराया जाएगा। विस्थापित परिवारों को आवंटित की भूमि तथा घर के पंजीकरण हेतु अदा की गई स्टाम्प ड्यूटी एवं अन्य शुल्कों का वहन जो है वह सरकार या वहन जो है अर्जनकारी निकाय या जो भूमि का अधिग्रहण कर रही है वह करेगी। आवंटित घर तथा भूमि पति पत्नी के संयुक्त नाम से होगा और पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 रुपये देने की बात इस नीति में कही गई है। भवन निर्माण सामग्री एवं सामान तथा पशुओं के स्थानांतरण के लिए अतिरिक्त 15,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही गई है। और यदि किसी दुकानदार का विस्थापन भूमि अधिग्रहण के कारण हो रहा है तो दुकानदारों के विस्थापन पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता उस दुकानदार को प्रदान की जाएगी। वहीं 100 या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामलों में जो पुनर्स्थापन क्षेत्रों में विस्तृत अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, यानी वहां पर पानी हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया, या ये सब जो अवसंरचना के कार्य हैं या सुविधाएं हैं वह सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि ये सभी कार्य पूरे नहीं होते हैं तो शिकायत निवारण तंत्र की भी बात यहाँ पर की गई है और शिकायत निवारण तंत्र के रूप में पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति की स्थापना की जाएगी जिसका प्रमुख होगा अनुमंडल पदाधिकारी। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिकायत निवारण तंत्र के अंतर्गत पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति किसकी अध्यक्षता में होगा तो अनुमंडल पदाधिकारी के, और पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा के लिए एक अस्थायी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति की अध्यक्षता कौन करेगा तो ये आपका उपायुक्त करेगा। ये ध्यान में रखिएगा आप। पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति अनुमंडल अधिकारी के नेतृत्व में होगी। वहीं पुनर्स्थापन और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा, यानी ये जो शिकायत है, ये जो पुनर्वास है वह सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी निगरानी भी करेगा और समीक्षा कौन करेगा तो आपका उपायुक्त करेंगे। शिकायतों का समयबद्ध निपटारा के लिए राज्य सरकार द्वारा एक त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में शिकायतों का समयबद्ध निपटारा के लिए राज्य सरकार कितने सदस्यीय न्यायाधिकरण की बात कही है तो त्रिसदस्यीय यानी 3 सदस्यों वाले एक न्यायाधिकरण की बात कही गई है। निगरानी तंत्र की बात करें तो इस नीति के संबंध में परामर्श, समीक्षा और अनुश्रवण के लिए एक राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। और इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठक का आयोजन होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास समिति के कार्यों के संबंध में परामर्श, समीक्षा और अनुश्रवण समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाएगी तो कम से कम 2 बैठक। और राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। ये भी ध्यान में रखिएगा कि राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे।